अद्वैत आंखें फाड़े उसे पलवर में गोली लगते हुए देख चुका था और अगले ही पल वो आंखें मूंदती हुई उसकी बाहों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। यह सब कुछ सेकंड के भी 1000वें हिस्से में हुआ था, जिसका पता अद्वैत को भी नहीं लगा। तो अद्विका तो इससे अनजान थी। उसके कंधे से खून पानी की तरह बहने लगा था। अद्वैत यह सब देखकर एक बार के लिए शॉक्ड रह गया था। फिर उसे संभालते हुए जोर से चिल्लाया, अद्विका। हॉस्टल का गार्ड उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आ चुका था। साहब, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, हेल्प करो मेरी। अद्वैत गुस्से में भी ऑर्डर देकर बोला था। तब तक गार्ड ने उसकी बाहों में अद्विका को देख लिया था। उसे खबर तो पहले भी लग चुकी थी कि इसके साथ कुछ तो गलत है, क्योंकि किडनैपिंग वाली बात भले ही खुलकर सामने न आई हो, पर सुहाना संजना को एक दो बार बात करते सुना था। फिर हॉस्टल की लड़की के साथ ही जब ये हो रहा हो तो बात निकलनी तो तय थी। उसे ऐसे देखकर उसने अद्वैत की मदद से अद्विका को गाड़ी में बिठा दिया। यहाँ से कोई भी बंदा जाना नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर को मेरे नाम से कॉल करके बुलाकर सब पता लगाइए। जी सर, गार्ड बोला और फोन पर लग गया। रितेश, अद्विका के हॉस्टल पहुंचो राइट नाउ, कहकर अद्वैत ने फोन साइड की सीट पर पटक दिया और अद्विका को जगाने लगा। उसे कार भी ड्राइव करनी थी और इसे भी संभालना था। वो जल्दी से नीचे उतरा और बोला, समबडी हेल्प। वो राह में खड़े किसी भी बंदे को कहने लगा, मेरे लिए ड्राइव करोगे? जितना चाहे पैसा ले लेना। वो आने जाने वाले लोगों से मिन्नतें करने लगा था। साहब, ऐसे मत कीजिए, मैं भेजता हूँ अभी किसी को। गार्ड ने ऐसे देखा और किसी को उसकी मदद के लिए भेजा। अब वो पीछे की सीट पर अद्विका को लिए आराम से बैठ गया था। उसकी अधखुली आंखें सब देख रही थीं, पर अद्वैत की खुली आंखें उसे इस हाल में देख ही नहीं पा रही थी। वो तड़प कर बोला, प्लीज डोंट क्लोज योर आईज स्टूपिड गर्ल। हे अद्विका, प्लीज डोंट वेक अप। वो उसके गाल थपथपाकर बोला। उसे बीच बीच में गाड़ी की रफ्तार धीमी लगती तो भी वह चिल्ला उठता, पहले कभी ड्राइविंग नहीं की क्या? डैम, बस आ ही गया हॉस्पिटल। ड्राइविंग सीट पर बैठा बंदा सकते में आ गया था। जल्दी करो, अद्वैत रौबदार आवाज में गरजता हुआ बोला। वो अद्विका को बाहों में लिए इधर उधर घूम रहा था। उसके सफेद कुर्ते की आस्तीन कंधे से उतरकर लटक चुकी थी और लहूलुहान जख्म साफ देखा जा सकता था। अद्वैत के हाथ उसके कंधे पर थे, जो खून के रिसाव को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। वो बेसुध सी उसकी बाहों में झूल रही थी और वो खुद कुछ समझने की हालत में नहीं था। कहाँ चले गए हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स? आखिरी हद में वो फट पड़ा। आई नीड आईसीयू वार्ड इमीडिएटली। डैम इट। उसने स्ट्रेचर लाते वार्ड बॉय को लताड़ा तो वह कांप गया। अद्वैत उन्हीं उसे बाहों में लिए ही वार्ड तक चला गया और आवाज लगाने लगा, कौन पागल इंसान है जिसे पता नहीं कि वो हॉस्पिटल में खड़ा है? डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड से निकलते हुए बोले, डॉक्टर आई नीड यू। डॉक्टर प्लीज इसे इसे जल्दी देखिए। उसका भाव ही बदल गया था। ओह माय गॉड। वे खून में लथपथ अद्विका को देखकर बोले और फौरन उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अद्वैत बाहर ही रुक गया था। एक हफ्ते में दूसरी बार वो हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में बैठा था और वो शख्स वही था जिससे उसने मीलों की दूरी बनाए रखने की बात कही थी। पर अद्विका का ऐसे खतरे का शिकार होना उसके लिए सोचने वाली बात थी। वो खुद ही जिम्मेदार था इन सब का। आखिर उसे सब कुछ सोचने समझने में इतना वक्त कैसे और क्यों लगने लगा था? उसका दिमाग भरना उठा था। अफसोस के मारे आज काफी वक्त के बाद उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा बहा था, जिसके निकलने से उसके गिरने तक की गतिविधि को वो भीतर से महसूस कर पाया था। उसने पारदर्शी कांच में अद्विका को देखा, फिर अपनी आंख से बहता आंसू। वो अपने बाल नोचे खड़ा हो गया। अद्विका, खुद को देखता तो खुद पर अद्विका का ही खून लगा था। उसके हाथ रंगे हुए थे। वो इतना घबरा चुका था कि अगले ही पल उसे अपनी आंखों के आगे अंधेरा छाता नजर आया और वो वहीं गस खाकर गिर पड़ा। अद्विका उससे काफी दूरी पर खड़ी थी, पर अचानक गोली की आवाज से वो पल भर में उसके करीब आ गई और खुद उसकी जगह खड़ी हो गई। इसी बीच गोली उसके कंधे के आर पार हो चुकी थी। अगर वो जरा सी भी देरी करती या जरा सी भी गलत पोजीशन पर खड़ी होती तो गोली उसके सीने के भीतर जा सकती थी। तब वो बच पाती कि नहीं। तभी एक बार फिर सूट की आवाज अद्वैत के कानों को भेदती हुई बाहर निकलती है और अद्वैत बेहोशी की हालत में भी झटके से उठ बैठता है। होश में आते ही उसे सामने रितेश ही दिखा था। सर, आप ठीक है? रितेश ने पूछा।
अद्विका कहाँ है? अब कैसी है? मैं यहाँ क्यों हूँ? तुम्हें भी मेरे नहीं उसके पास होना चाहिए। तुम भी यहाँ क्यों हो? मेरे पास बैठकर पता नहीं कितना टाइम वेस्ट किया होगा तुमने। चलो उसके पास। अद्वैत बिना जवाब दिए सवाल किए जा रहा था, पर रितेश चुप था। क्या हुआ? कुछ बोलो। सर, उसे अभी होश नहीं आया। रितेश सिर झुकाए बोला। वाट? वो ड्रिप उखाड़ता हुआ आगे चल दिया और रितेश उसके पीछे। आईसीयू वाले रूम के बाहर जाकर वो खड़ा हो गया। उसके हाथ अद्विका की तरफ उठे और उसे दूर से छूने की कोशिश में वहीं रुक गए। पीछे रितेश उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सर संभालिए खुद को। कैसे रितेश? कैसे? वो लड़की, उसके साथ इन्हीं दिनों में ये दूसरी बार। वो हर बार मेरी वजह से मुश्किलों में फंस जाती है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। वो गोली वो मेरे हिस्से की थी जो इसने अपने ऊपर ली थी। अभी मैं यहाँ इस साल में पड़ा होता, पर इसने। सर, वो कुछ कहता उससे पहले ही डॉक्टर आ गए। डॉक्टर? वो? हमने गोली तो निकाल दी है, पर वो अब भी बेहोश है। एक्चुअली उनका यहाँ आते आते काफ़ी ब्लड लॉस हो गया। उन्हें होश में आने के बाद ही अब कुछ कहा जा सकता है। डॉक्टर प्लीज सेव हर। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे पता ही नहीं चला उसके हाथ कब उनके सामने जुड़ चुके थे। रिलैक्स मिस्टर अस्थाना, सी विल बी फाइन। उन्हें कुछ नहीं होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिए। डॉक्टर चले गए थे और अब अद्वैत में खड़े रहने जितनी भी ताकत नहीं थी। वो रितेश के गले लग गया और अपने रोके हुए आंसू बहाने लगा। रितेश, वो लड़की क्या है, क्या थी? ये पहले दिन से मेरे लिए अनसुलझी सी पहेली बनी हुई है, जिसे मैं खुद अब तक नहीं सुलझा पा रहा हूँ। मैं जानने की कोशिश भी करता हूँ तो वो अगले ही पल में मेरे पत्थर से दिल में अपनी अलग ही जगह बना लेती है। कौन है वो? क्या है वो? मुझे जानना है। वो जिंदा तो है ना? वो अपना आपा खो बैठा था। उसे महसूस हुआ कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। अनजाने डर ने उसे अपनी तरफ घसीटना चाहा था। सर, उसने उसे झकझोरा। क्या हुआ है आपको? कैसी बातें कर रहे हो आप? जिंदा है वो और बहुत जल्द होश में होगी। आप खुद को देखिए प्लीज। उसने उसे एक तरफ बैठा दिया। तब वो शांत हुआ। अचानक ही हाथ पैंट की जेब की तरफ गए तो उसे कुछ याद आया। रितेश, मेरा फोन मेरे पास है। वो फोन देकर बोला, तुम हॉस्टल जाकर पता करो इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची। सर, मुझ पर गोली चलने वाली थी रितेश, जो अधुका को लगी है। एंड इट्स नॉट नॉर्मल। और ध्यान रहे इसकी रूममेट्स को पता नहीं लगना चाहिए। वो बात बढ़ा देंगी। कैसे भी करके एक बार के लिए ये सब हैंडल कर लेना। यस सर। बट आप? मैं ठीक हूँ। मुझे यहीं रहना है। तुम जाओ और मुझे हर सेकंड की अपडेट देते रहना। कसम से उस शख्स की मौत अब मेरे हाथों ही होगी। वो आंखों में अंगारे लिए बोला। तब तक रितेश जा चुका था। अद्वैत इधर उधर घूमने लगा। उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी इसी वक्त उस शख्स के पास पहुंच जाए और उसका वजूद ही मिटा दे जिसने ये करने की हिम्मत भी की। वो औरत, बहुत गलत किया है तुमने। बहुत गलत। अब मैं क्या करूंगा इसका अंदाजा खुद मुझे भी नहीं है। बस एक बार रद्दुका को होश आ जाए और दुआ है कि आ जाए, नहीं तो उसकी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। वो फोन निकालकर कुछ कॉल्स करते हुए बाहर निकल गया। उसे डॉक्टर से भी मिलना था। यूं ही आधी रात होने को आई थी। वो थका हारा टाई उतारकर फेंकता हुआ बेंच से सिर टिकाकर लेट गया। रात के किसी पहर उसकी आंख खुली तो खुद को बाहर ही पड़ी बेंच पर लेटा हुआ पाया। हालांकि उसे हॉस्पिटल की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा चुकी थी, स्पेशल वार्ड, पर फिर भी वो यहीं बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। ऐसे में कब उसकी आंख लग गई उसे याद नहीं। वो उठा और मोबाइल निकाला। सर, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ। सुहाना संजना को सुबह तक रोकने की कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं। जल्द पता चल जाएगा कि आपका शक सही है या कोई तीसरा इसमें शामिल है। बस आप अपना ख्याल रखना। रितेश का मैसेज था। अद्वैत निश्चिंत होकर उठा और सीधा रूम के अंदर दाखिल हो गया। एक नर्स अद्विका के पास ही लेटी हुई थी। जरा सी हरकत पर चौंक उठी। कौन? आप जाइए, मैडम के पास हूँ मैं। अद्वैत बोला और हाथ बांधे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आज अलग ही नजर देखने को मिली थी,
जैसे इस तरह से पहली बार अद्विका को देख रहा हो। बाहर कॉरिडोर की तेज लाइट्स की हल्की सी रोशनी उसके कमरे में आ रही थी, जो अंधेरे को हटाने में पर्याप्त नहीं थी। पर फिर भी अद्वैत ने लाइट्स नहीं जलाई और अद्विका के पास आकर खड़ा हो गया। खुले कंधे वाले आरामदायक कपड़ों में वो बेसोसी अब तक लेटी थी। वो उसके बहुत करीब गया और कुछ सोचते हुए एकाएकी उसके माथे पर हाथ फेरकर कई देर तक उसे देखा। फिर अपने पर काबू करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा, जल्दी से उठो, इट्स माई ऑर्डर। उसे अचानक अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस हुई थी। इससे उसे एहसास हुआ कि वो उसके कितना करीब आ गया था। उसे जाने क्या हो गया था जो वो अचानक ऐसे। वो जल्दी से हटा और उसके पास ही जगह बनाकर बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथों में पकड़कर बोला, मुझे माफ कर दो अद्विका, मेरी अब तक की सारी बदतमीजियों के लिए, सारी बेरुखियों के लिए, सारी बेवकूफ़ियों के लिए मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस तुम्हें कभी दुख पहुंचाने की कोशिश नहीं करूंगा, ऐसी बातें भी नहीं करूंगा, अच्छे से बात करूंगा तुमसे, और यह सब जो भी जिसने भी किया उसे छोड़ूंगा नहीं। बस तुम एक बार आंखें खोलो। आई एम सॉरी प्लीज। वो भरी आंखें और भरे अल्फाज लिए अपना सिर उसके हाथों पर टिकाए बोलता जा रहा था। उसे आज सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि वो पिछले कितने वक्त से गलत था और अद्विका के साथ कितना गलत किए जा रहा था। पर दुख इस बात का था कि उसे पछतावा होते हुए बहुत देर हो चुकी थी और इसकी कीमत दूसरी बार भी अद्विका ने ही चुकाई थी। यूं ही सुबह हो चुकी थी और अद्वैत को होश ही ना रहा कि वो इसी तरह लेटा था। अद्विका दर्द में कसमसाई, तब उसकी नींद टूटी और वो जगते ही डॉक्टर को बुलाने लगा। स्टेथोस्कोप जैसे ही अद्विका के सीने पर रखा जाता, अद्वैत को गहरी सांसें आने लगती, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि वो ठीक है। और आखिर में डॉक्टर ने भी कहकर तसल्ली दे ही दी थी, सी इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू डॉक्टर। अद्वैत उनके गले ही जा लगा था। वहीं अद्विका खुली आंखों से सिर्फ अद्वैत का चेहरा देख पाई थी। डॉक्टर, ये आप इनके पास रुकिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चले गए तो अद्वैत को जैसे पल भर का भी इंतजार न हुआ। वो फुर्ती से अद्विका के गले जा लगा। वो लेटी हुई थी और अद्वैत भी उसे उसी तरह मिल गया। अद्विका जो अभी तक खुलकर होश में नहीं आई थी कि अद्वैत का यूं गले लगना उसे बर्फ कर गया था। वो सांसें रोके पड़ी रही, जैसे सही मायने में तो अब उसे होश आया हो। तुम तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता, मैं नहीं जानता, पर अब मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। मुझे माफ कर दो मेरी गलतियों के लिए। आई एम सॉरी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और कहकर उसके कंधे पकड़ लिए। एक अलग ही सिसकी के साथ अद्विका की आवाज निकली थी, सर। अद्वैत फौरन हटा और दोबारा सॉरी सॉरी कहने लगा। गलती से उसका जख्मी कंधा उसने छू लिया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अद्वैत जैसे अब सॉरी के सिवा दूसरा शब्द बोलना ही नहीं जानता था। आप? अद्विका से हैरानी से देखती रह गई। रातों रात उसमें यह बदलाव आया भी तो कैसे? वो उसे देखती हुई उठने की कोशिश कर रही थी, पर कर नहीं पाई। अद्वैत मदद करता, पर तब तक रितेश के साथ संजना सुहाना भी आ चुके थे। अद्विका, कैसी है तू? क्या करती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। इस बार तो हद ही कर दी तूने यार। ये सीरियसली? बोल्टा उस पर बरस पड़ी। अद्विका को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे अब डॉक्टर, नर्स और इन सबके पीछे छिपी वो दो जोड़ी आंखें नजर आ रही थीं, जो उससे दूर होती जा रही थीं। अद्वैत दबे पांव बाहर आया तो रितेश भी उसके साथ बाहर निकल गया था। रितेश, वो ठीक है, होश में है, वो खुलकर मुस्कुराया था। यस सर। रितेश भी उसकी खुशी समझ गया था। अब मैं जो कहता हूँ करते जाना, हमेशा वही तो किया है, वो बोला तो अद्वैत उसे सब समझाने लगा। अंदर सुहाना अद्विका के गले लगकर रोई जा रही थी। यार तुझे कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होगा मुझे, छोड़ ना, रो मत पगली। अद्विका पर जैसे गोली का कोई असर नहीं हुआ था। वो तो बस अद्वैत के बदले अंदाज को बार बार देखना चाहती थी। और तू कब छोड़ेगी उसे? किसे? अद्वैत अस्थाना। उन्होंने क्या किया इस बार? यार तू देख नहीं पा रही है या देखना नहीं चाहती? तू जब भी मुसीबत में फंसती है तब अद्वैत होता है तेरे साथ। नहीं, इसे ऐसे समझ,
वो जब साथ होता है तभी तो किसी ना किसी मुसीबत में होती है। सुहाना, सही है क्या हर बार उसी को ब्लेम करना? संजना ने समझाना चाहा। वो बचाता भी तो है ना इसे। हाँ, वो धीरे से उसकी पैरवी करती हुई बोली। हाँ, नहीं तो ऑप्शन है कोई उसके पास? एक्सीडेंट के टाइम जो मौजूद होगा वो ही तो बचाएगा। फिर वो कोई भी हो। कोई भी, ये कोई भी सब अद्विका को कुछ जचा नहीं था। मैं ना ही कुछ सुन रही हूँ और ना ही उससे बहस करूंगी। उस बिगड़ैल को तो पुलिस में दे के जाएंगे। कहाँ जाएंगे? दोनों एक साथ बोली। तू सीधा अब हमारे साथ हमारे घर चलेगी, समझी? तू ही बोल इसे संजू। सुहाना एकदम से बोली तो संजना सकपका गई। हाँ, तुम दोनों कब जा रही हो और क्यों? अधका दोनों की शकल का जायजा लेते हुए बोली। पर दोनों खामोश थी। संजना फिर भी बात संभाल लेती थी, पर सुहाना में अभी बचपना कायम था। अधका उनका बदला बर्ताव समझ नहीं पाई, मगर यह जरूर जान गई थी कि दोनों कुछ तो छिपा रही थी। वो कुछ पूछती, इतने में नर्स ड्रेसिंग के लिए आ चुकी थी। सुहाना, संजना बाहर आकर बोली। यार क्या कह रही है? तुझे अब घर का माहौल पता है ना? हाँ, पर यार इसे यहाँ अकेले कैसे? उस मिस्टर अस्थाना को जानती है ना? मेरा मन नहीं मान रहा उसे ऐसे छोड़ने में। हाँ, मुझे पता है यार, अभी उसे हमारी ज़रूरत होगी, पर हमें भी खुद आज ही घर के लिए निकलना होगा। मैंने कुछ सोच लिया है। तू उसके पास बैठ और हाँ, ढंग की बातें करना, मैं आती हूँ। सुहाना अद्विका के पास चली गई और संजना भी अद्वैत के पास जाने लगी, पर कुछ सोचकर उसने दूर से ही रितेश को आवाज लगा दी। आपसे कोई बात करनी थी। संजना समझदार थी, उसे सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने आते थे। वो रितेश से बात करने लगी। भाई अद्वैत कुछ ही दूरी पर खड़ा उन्हें देख रहा था, फिर कुछ सोचकर घर के लिए निकल गया। अद्वैत घर जाकर आ चुका था। अद्विका के लिए जरूरत का सामान लिए वो वापस हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हालांकि वो खतरे से बाहर थी, पर फिर भी उसे 42 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन रखना जरूरी था, ताकि गोली लगे जगह का घाव ज़्यादा खराब ना हो। तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसके चेहरे के भाव ही बदल डालता है। व्हाट? आर यू श्योर? ओके। नहीं, आज नहीं, उसे कल देखूंगा। फिलहाल बहुत ज़रूरी काम के लिए जाना है। अद्वैत ने हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी बढ़ा ली। वो वहां से सीधा अद्विका के पास चला गया। नर्स उसकी ड्रेसिंग करके जा चुकी थी। वो भी करवट लिए दूसरी तरफ मुंह किए लेटी हुई थी। जो कुछ हुआ उसी को दोबारा सोच रही थी। इस सब में उसे अद्वैत का बदला स्वरूप बहुत भाया था। उसका दिल शिद्दत से उसी को याद कर रहा था कि काश वो एक बार फिर उसके सामने आ जाए और अद्विका बेधड़क उससे नजरें मिलाकर अपने सवालों के जवाब मांग पाए। जाने क्यों वो उसके सामने ज्यादा देर नहीं रह पाता था। क्या वो जो सोच रही है वही सब सच तो नहीं? पर अद्वैत है कहाँ? तभी अद्वैत दबे पांव कमरे में आ चुका था। औपचारिकता के नाते वो ताजा फूलों का बड़ा सा बुके लेकर उसकी तरफ आ रहा था। अद्विका को अभी उसके आने का पता नहीं चला था। उसकी नज़र खिड़की पर ही थी। तभी पीले गुलाब की भीनी भीनी खुशबू उसे फील हुई। तब उसने गर्दन मोड़ी। उसके जस्ट पीछे ही अद्वैत खड़ा था। अद्विका उसके चेहरे को, बदले अंदाज वाले चेहरे को आज ही गौर से देख पाई थी। उसकी कंजी आंखें आज उसकी तरफ झुकी हुई थीं। करीबियत से पता चल रहा था कि वो अभी नहाकर आया था। उसके हल्के गीले बाल जल्दीबाजी में सेट किए गए थे। आज फॉर्मल के बजाय नॉर्मल सी शर्ट में वो बहुत अलग लग रहा था। अद्विका की आंखें ही नहीं हट पा रही थी उससे। अद्वैत का भी यही हाल था। फिर भी उसने जल्दी से संभल कर गला साफ करते हुए बुके आगे बढ़ा दिया। अद्विका उसकी आंखों में देखती हुई हाथ बढ़ा चुकी थी। तभी अनजाने में उसने बुके की जगह उसके हाथों को पकड़ लिया। एक दूसरे की छुअन महसूस होते ही दोनों की नजरें एक बार के लिए मिली थीं। फिर जल्दी से दोनों अलग हो गए। अद्वैत उससे दूरी पर खड़ा हो गया और अद्विका बुके के पीछे बुके में पीले गुलाब लाने का मकसद सोचने लगी। मतलब अद्वैत को अपनी गलती का एहसास था और अब वो शायद उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता था। तभी वो उसके लिए पीले गुलाब लाया था। तो अद्वैत कुछ कहता उससे पहले ही अद्विका बोली, फ्रेंड्स। अद्वैत भौचक्का सा उसे देखता रह गया। तभी दूसरे ही पल अद्विका ने बुके के बीच में से छिपाई चिट अद्वैत के सामने कर दी और उसने सिर पीट लिया। गॉड, यह रितेश का ही काम हो सकता है।
उसे भेजना ही नहीं था बुके लाने। खैर शुक्र है लाल गुलाब नहीं लाया। फिर भी इसमें बुराई ही क्या है। अद्विका के साथ मेरी वजह से कितना कुछ बुरा हुआ है। मेरी हर मुसीबत को उसने अपने ऊपर लिया है। मुझे अपना ईगो एक बार के लिए छोड़ना, ओके, छोड़ना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ तो रख देना चाहिए एट लीस्ट। अब हम दोनों दोस्त तो बन ही सकते हैं। अद्वैत के दूसरे मन ने राय देनी चाहिए। वो सोचते हुए उसके ठीक सामने बैठ गया। सॉरी। उसके मुंह से हवा में उड़ते हुए शब्द निकले। आवाज इतनी धीरे थी कि अद्विका तक पहुंची ही नहीं। अगले ही पल अद्वैत को जाने क्या सूझा, वो तुरंत ही बोला, आई एम सॉरी अद्विका। हे अद्विका। उसके सॉरी से ज्यादा उसकी शक्ल को देखती रह गई, जैसे यह लफ्ज उसी ने बोला या कोई और भी यहाँ है। अद्वैत भी झेप गया था। क्या बोले आप? सॉरी, उसने दोहराया। पर अद्विका ने अब भी नाटक करते हुए और अपने कान खुजाने लगी। फिर से कहिएगा, मेरे कानों को यह सुनने की आदत नहीं है। आई सेड आई एम सॉरी। वो भी बोलता जा रहा था। दिल से कह रहे हैं? उसने सर्द आवाज में कहा तो उसकी नज़र उसकी तरफ उठी और ठहर सी गई। लुक, मुझे जब तक कोई बात रियलाइज नहीं होती या मेरा जिद्दी दिल जिसके लिए इजाजत नहीं देता, तब तक मैं कहता ही नहीं हूँ। यू नो, उसने सटीक जवाब दिया। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। मुझे गलती का एहसास हो चुका है। मैं अपनी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि समझ ही नहीं पाया कि तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ। खैर, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दो। कैसे? तुम, इन्हीं दिनों में दूसरी बार तुम पर अटैक हुआ है। तुम सेफ नहीं हो। तुम्हें हॉस्टल ना जाकर मेरे साथ चलना होगा, मेरे घर। उसने आदेशात्मक लहजे में कहा। नहीं मिस्टर आस्थाना, मैं यूं ही आपके घर नहीं रह सकती। तो कैसे रहेंगी आप? वो उसी के लहजे में बोला। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप ऐसे ही हर किसी को अपने साथ ले चलेंगे अपने घर? शट अप, डैम। हर कोई नहीं हो तुम। आई मीन मेरी वजह से ही तो तुम यह सब फेस कर रही हो। अब इससे ज्यादा कुछ गलत होने का वेट मैं नहीं कर सकता। तुम मेरे साथ चलोगी? दैट्स फाइनल। नो। अद्विका का इशारा बदलते देख अद्वैत ने फौरन कुछ सोचता हुआ बोला, हूँ, ओके, मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? तुम ऑफिस में काम करती थी, घर पर भी वैसे ही वर्क फ्रॉम होम अब भी कर सकती हो। रितेश तुम्हारी हेल्प करेगा, एंड जो भी पेमेंट होगा वो तुम्हें सैलरी में मिलेगा। उसे डिडक्ट करके मैं तुम्हारा किराया जमा कर लूंगा। व्हाट डू यू से? अद्विका हैरान थी। यह वही अद्वैत था जो कुछ रोज पहले तो उसे अपने सामने भी नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से अपने ऑफिस से बेदखल किया था, और यही आज उसे अपने साथ अपने घर चलने की बात कह रहा था। नए नए तरीके ईजाद कर रहा था। नहीं, उसका जवाब अब भी वही था। हाँ, उसे एहसास हो गया था कि अद्वैत बुरा नहीं है, पर ऐसे कैसे वो किसी के घर जाकर रह ले। ये दुनिया समाज उसे जीने कहाँ देंगे। वो खुश है हॉस्टल में, फिर संजना सुहाना भी तो है ना। मगर उनका बदला रवैया भी कुछ और ही कह रहा था। खैर जो होगा वो मैनेज करेगी। पर अद्वैत के घर जाना उसके ऑप्शन में ही नहीं आ रहा था। उसे सोचते हुए देखकर अद्वैत चुटकी बजाकर बोला, देन डन। नो थैंक्स। बट नो थैंक्स। मैं नहीं जाऊंगी। मैं खुद मैनेज कर लूंगी मिस्टर अस्थाना। तुम्हें पूछा नहीं, बता रहा हूँ। वो इस हालत में भी हुक्म सुना रहा था। अच्छा, और मैं ना चलूं तो? दोनों अपने पुराने रूप में लौट आए थे। तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यह जबरदस्ती है। जबरदस्ती देखी कहाँ है अब तक तुमने अद्वैत अस्थाना की? अद्वैत रूप से बोला तो अद्विका चुप हो गई। अद्वैत अपनी मनमानी पर उतर आया था। उसे अभी कुछ सोचने का वक्त चाहिए था, जो उसके सामने तो मुश्किल था। तभी उसने दर्द का बहाना बनाकर नर्स को बुलाने को कहा। यू ओके? वो परेशान सा बोला। हाँ, आप उन्हें बुलाइए। ओके सिस्टर। अद्वैत नर्स को बुलाने के लिए बाहर चल दिया। तभी अद्विका लेट गई और सोचने लगी। कैसे मैं आपके साथ कैसे चल सकती हूँ सर? यह जो मुझे अभी आपके लिए महसूस हो रहा है, इसका पता अगर आपको चला तो जाने क्या होगा। मुझे खुद पर यकीन है कि मैं आपके घर में, आपकी जिंदगी में जगह बना ही लूंगी। पर उसके बाद वहां से लौटना नामुमकिन सा होगा। ना मैं खुद को संभाल पाऊंगी और ना ही शायद आप। इसलिए आप जितना दूर होंगे सब ठीक रहेगा। हाँ,
आपके पास रहना मेरा भी ख्वाब है, आपकी तकलीफें बांटना मेरी भी ख्वाहिश है, मगर यह ख्वाहिशें पूरी ना होने में ही सबका भला है। मैंने बिना सोचे ही यह सोच लिया है कि मैं नहीं आऊंगी। यह सोचते हुए अद्विका की आंखों के कोर से बूंदें लुढ़क गईं। वह इंजेक्शन देती नर्स को लगा उसे चोट पर दर्द हो रहा है। उसने उसे सोने को कहा और बाहर चल दी। कैसी है वो? बाहर आते ही अद्वैत बोला। रो रही थी, शायद पेन ज्यादा है। रितेश, देखो उसे, कितनी जिद्दी है वो। अब तुम ही उसे कन्विंस करोगे। संजना ने तुम्हें ही बताया है ना, और तुम भी समझो, अभी उसे केयर की सख्त जरूरत है। समझ रहे हो ना? अद्वैत ने रितेश से सारी बातें पूछ ली थी, क्योंकि संजना परेशान सी रितेश से बात करती दिख रही थी। पर जब बात सामने आई, तब अद्वैत को जाने किस बात की मगर खुशी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी अद्विका को इस बार अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता था। मगर वो जिद्दी थी। अद्वैत की हर कोशिश के बाद भी वो मानी नहीं, इसलिए उसने उसे मनाने का काम रितेश को सौंपा था। डोंट वरी सर, मैं बात करता हूँ। रितेश अंदर चला गया। तभी अद्वैत बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए डॉक्टर के केबिन में चला गया। हे अद्विका, रितेश अंदर दाखिल होता हुआ बोला। रितेश सर, वो उसे देखकर बैठने की कोशिश करने लगी। अरे नहीं सर नहीं, हम तो फ्रेंड है ना। रितेश पास पड़े बुके को देखकर बोला और मुस्कुराया। अद्विका भी मुस्कुरा दी। अद्विका, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बट तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत है। गोली लगना आम बात नहीं है, समझ रही हो ना? उसने बात की शुरुआत करते हुए कहा। मैं भी यही सोच रही थी कि कौन है जो सर को हम पता लगा सकते हैं। कैसे? आई थिंक तुम्हें सर के साथ उनके घर आने वाले ऑफर एक्सेप्ट कर लेने चाहिए। वो क्यों? फिर हम साथ काम करेंगे। अद्वैत सर खुद बहुत टेंस्ड है, हमें पता लगाना चाहिए और तुम्हारा ख्याल भी रख लेंगे। अद्विका को यह बात सही लगी थी, पर अचानक संजना स्वाना का ख्याल आया। नहीं, मैं हॉस्टल ही जाऊंगी। अद्विका, संजना जी से मेरी बात हुई थी, वो गंभीर होकर बोला। उनकी एंगेजमेंट होने वाली है। व्हाट? किससे? कब? वो पूरी तरह शॉक्ड थी। इतना नहीं पता, बट कोई फैमिली इशू है जिसकी वजह से जल्दीबाजी में ही। पर वो तो, अद्विका को सोचने लगी, उन्होंने यह तुम्हें बताने को कहा था, क्योंकि वो दोनों शायद अब तक निकल चुके होंगे। कहाँ? अपने घर? ओह, तभी सुहाना घर जाने की बात पर कैसे कह रही थी। बट मुझे बात करनी है उन दोनों से। वो ऐसे कैसे? अद्विका, जब खुद की लाइफ उलझी हो, तब दूसरों से बात करना, उन्हें बताना, समझना, समझाना एक बार के लिए मुश्किल हो जाता है। उन्हें टाइम दो। नेक्स्ट वीक में उनकी एंगेजमेंट में मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा, उसने संजीदगी से कहा। प्रॉमिस? वो आंखों में चमक लेकर बोली। नो, पहले तुम वादा करो मेरे साथ चलोगी। सर बुरे नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। हालात बुरे हैं, उनका वक्त बुरा है। बाकी उनका ऐब उनका गुस्सा ही है, जो कम होने लगा है, खत्म भी हो जाएगा। प्लीज हमारे साथ चलो। रितेश ने बातों को इस तरह से कहा कि अद्विका सोचने पर मजबूर हो गई। वो सोचने लगी, मैं मेरे साथ रखने की बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं खुद अकेला रहता हूँ। इससे तो मैं हमें दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तुम सर के दूसरे फ्लोर या अलग क्वार्टर में रह सकती हो। पूरा स्टाफ है, बेफिक्र होकर रहना। यकीन मानो, सर को समझने की कोशिश तो करो, इतने मुश्किल भी नहीं है वो। अद्विका बातें सुनकर ही रहने का मन बना चुकी थी, पर फिर भी रितेश ने उसे सोचने का वक्त देकर कुछ देर तक अकेला छोड़ दिया और बाहर निकल आया। उसके पास पूरी रात का वक्त था सोचने के लिए। मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? क्या यह सही होगा? पर गलत क्या है इसमें? वो कोई गलत शख्स थोड़े हैं। तू खुद ही याद करके देख ले, क्या कभी कुछ गलत करने की कोशिश भी की है उन्होंने? हमेशा तुझे बचाया ही तो है। तुझे वहाँ सुरक्षित महसूस होगा। चल, फिर भी ना हो तो अगली रोज ही लौट आना। वो भी पछतावा करना चाह रहे हैं, तो उन्हें एक चांस तो देना ही चाहिए। आखिर उनकी वजह से ही तो यह सब हुआ है। कुछ ही वक्त में तेरी जिंदगी क्या से क्या बना दी उन्होंने। यूं खुलेआम गोली लगना कहाँ आम बात है। भगवान ना करे तुझे कभी कुछ हो गया तो कोई संभालने वाला भी नहीं होगा। सरना सुहाना तो उसे पराया करके यूं चले गए। हाँ, उनका भी तो जवाब मांगना बाकी है।
रितेश भरोसेमंद बंदा है, वो मदद करेगा तेरी। अद्वैत के बारे में सब कुछ जानने की जो मनसा तूने बना रखी थी, अब उसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, जानना तो है ही उसके बारे में। तो यहाँ से क्या जान पाएगी? उसके साथ रहकर, उसके घर में जाकर पता लग पाएगा ना। क्या पता वो इंसान बन जाए तेरे साथ रहते रहते। फिर इस सोच पर ही खुद को हंसी आती है। तो वो गंभीर होकर बोलती है, क्या ही पता इंसान ना बनकर वो तेरा कुछ और ही बन जाए और तू उसकी। तेरे दिल में तो उसके लिए जज्बात बहुत पहले से ही थे। करीब रहने से अब उन्हें हवा मिलते ही वो सांसें लेने लगेंगे तो क्या करेगी बता। हूँ, अधिका हूँ मैं। मुझे खुद को और अपने जज्बातों को काबू करना बखूबी आता है। इंसान के हाथ में ही है बहकना और संभलना। मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ और उन्हें भी याद दिलाती रहूंगी। बाकी वो भी इतने सख्त रफ-टफ दिखते हैं, क्या ही असर हो पाएगा उन पर। खैर, मुझे इन सबसे ऊपर खुद के बारे में सोचकर जाना चाहिए। मैं कौन सा मुफ्त में रहूंगी, बाकायदा काम करके पैसे जमा कराऊंगी। बस मैं जाऊंगी, मैंने तय कर लिया है। तमाम अनकहे सवालों के अनसुलझे जवाबों को सोचती हुई अद्विका ने गहरी सांस ली और आंखें मूंद ली। वो इन सब के बारे में सोचते सोचते थक चुकी थी। बाहर अद्वैत भी यही सोच रहा था कि कल डिस्चार्ज मिलने के बाद जाने उसका फैसला क्या होगा। होप कल सब मेरे अकॉर्डिंग ही हो, वरना मैं जो करूं उसे शायद ही पसंद आए। वो कुछ सोचते हुए बोला और वहीं वेटिंग एरिया में लेट गया। यूं ही दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह नर्स ड्रेसिंग करने आई, तभी उसे बता दिया गया था कि उसे आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। हालांकि उसे अब भी काफ़ी पेन था, मगर वो अब ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में भी तो नहीं रुक सकती थी। हालांकि पैसे उसके नहीं लग रहे थे, मगर फिर भी उसे जाना था। नर्स ने पट्टी बदलकर उसके घाव को साफ तो किया था और उसकी आंखें पनीली होने लगीं। तभी पीछे से डॉक्टर आते दिखे। उनके पीछे ही धुंधली आंखों से अद्वैत आता दिखा। उसके बिखरे बाल और अस्त व्यस्त हुलिया बता रहा था कि उसकी रातें भी हॉस्पिटल में ही कटती थी। तो फिर वो कभी उसके पास क्यों नहीं आता था? अद्विका इसी सोच में उसे देखती रही। आई सेड, हाउ आर यू मिस अद्विका? डॉक्टर ने उसकी तरफ से जवाब न पाने पर अपना सवाल दोहराया। हाँ, मैं ठीक हूँ। उसने उससे नज़र हटाई। काफ़ी ठीक है पहले से, वो रिपोर्ट्स देखते हुए बोले। इतनी देर में अद्वैत ने उसे देखा नहीं था और इसके उलट अद्विका की नज़र उसी पर थी। डॉक्टर, इसे घर, बिल्कुल, इन्हें घर ले जाइए, पर इनका ख्याल रखना। यस, एक नर्स भेज दीजिएगा आप। अद्वैत इतने हक से बात कर रहा था कि वो तो देखती रह गई, जैसे पूछ नहीं रहा हो, बता रहा हो। तभी रितेश आ चुका था। डिस्चार्ज पेपर रेडी हो गए सर। यस मिस्टर अस्थाना, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर उसे बाहर ले गए। सो अद्विका चले घर? वो उम्मीद से बोला। आप कार निकालिए, वो बिना जवाब दिए बोली और उठने लगी। और रितेश भी सोचता हुआ चला गया। कार में बैठने की बात आते ही अद्वैत जल्दी से उसके पास गया और उसके कंधे नाजुकता से पकड़कर बैठाने के लिए हाथ बढ़ाए, तो दर्द के एहसास से ही अद्विका ने आंखें मूंद ली। मैं आई, वो पूछने लगा। हाँ, वो भी सिर्फ सिर झुका सकी। उसे उसकी इतनी नज़दीकी की आदत जो नहीं थी। उसने बैठते ही राहत की सांस ली ही थी कि अद्वैत भी उसका स्कार्फ सही करता हुआ उसकी बगल में ही बैठ गया। अद्विका उसे देखती रही। कैसे और कितनी आसानी से कर लेता था वो ये सब। रितेश फ्रंट मिरर से देखकर बोला, सर, आपको तो बैक सीट पर बैठना अच्छा नहीं लगता ना? तो आप स्टार्ट द कार। अद्वैत खिड़की से झांकता हुआ बोला, तो रितेश अपना सा मुंह बनाकर रह गया और सोचने लगा, बस एक बार अद्विका साथ चलने को कह दे, कसम से एक मौका नहीं छोड़ने वाला फिर मैं आपको परेशान करने का। उसने उसी वक्त मन्नत मांग ली थी और गाड़ी बढ़ा दी। जहाँ से अद्विका के हॉस्टल का रास्ता आता और जहाँ अद्वैत के घर की तरफ रास्ता मुड़ता, उस मोड़ पर रितेश ने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी और जवाब का इंतजार करने लगा। तभी अद्वैत मन ही मन उसके मान जाने की मिन्नतें कर रहा था। उसे पता ही नहीं चला कब स्ट्रेस के चलते वो पैर हिलाने लग गया था। तभी अद्विका ने बोला, मैं आपके घर के उस जगह रहना पसंद करूंगी जहां आपका स्टाफ रहता है। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो तल्खी से बोला। तो अद्विका ने भौहें चढ़ा ली। मतलब?
वो सर्वेंट क्वार्टर है, तुम वहाँ नहीं रहोगी। ओके रितेश सर, तो फिर आप गाड़ी हॉस्टल ही ले चलो, वो बेफिक्री से बोली। पर रितेश के भी सपने चूर चूर होते दिखे। लो, वो आंखें दिखाकर बोली। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखा ही था कि अद्वैत बोला, नो। वो रुक गया। मैं यहीं उतर जाऊं? वो उठने को हुई। स्टॉप। उसने सहसा उसका हाथ पकड़ लिया। जहाँ मैडम रुकना चाहे वो जगह ठीक कर दो। उसी वक्त वो फोन करके बोलने लगा। अद्वैत रितेश मुंह फाड़े उसे देखते रहे। हैप्पी? हाँ। अब वो आराम से बैठी। तभी रितेश बड़बड़ाया, अब आएगा अकड़ू ऊँट पहाड़ के नीचे। कुछ ही देर में वे घर पहुंच चुके थे। उसके उठने से लेकर बाहर निकलने तक अद्वैत ने उसकी मदद की थी और उन हर एक लम्हों में उसने अद्विका के मन में अपनी जगह बनाई थी। यू ओके? वो चलने के साथ साथ उससे पूछे जा रहा था, जैसे कह रहा हो कि जितनी तकलीफें मिलनी थी मिल चुकी, अब वो उसके कदम कदम पर साथ रहेगा बिना उसे दुख पहुंचाए। हाँ सर, वैसे चोट कंधे पर लगी है, पैरों पर नहीं। रितेश बोल पड़ा। व्हाट डू यू मीन? मतलब जल्दी चल सकते हैं। मैं चल लूंगी। अद्विका झेपती हुई खुद ही चलने लगी। बारिश वाले दिन भी वो उसके घर आई थी, पर उस वक्त कुछ देख कहाँ पाई थी। उसका घर घर नहीं बंगला था, वो भी शानदार जगह पर बनाया हुआ आलीशान बंगला। देखने वाला उसे देखने के लिए अपनी चाल धीमी जरूर कर ले, इतना खूबसूरत। वो कदम रखती जा रही थी और अद्वैत को सब गार्ड बीस किए जा रहे थे। उसे लगा कि वो कहाँ आ गई है। डिजिटल लॉक से दरवाजा खुलने से लेकर उसके अंदर दाखिल होने की प्रक्रिया में वो सब देखती ही रह गई। बड़ी शांति मिस्टर आस्थाना की। एंटर होते ही स्टाफ की लाइन लगी थी। कोई कुछ थामे खड़ा था तो कोई कुछ। इन सबसे बेखबर अदर सबको हाथ के इशारे से सब मना करता हुआ बढ़ रहा था। बड़ा सा हॉल, उसमें आलीशान सा झूमर, एक तरफ लिविंग एरिया, एक तरफ डाइनिंग स्पेस। नजर घुमाते उसका पर्सनल बार, जिस पर वो आंखें फाड़े देखती ही रह गई। पीने के लिए शराब तो सभी लोग खरीदते हैं और इन साहबजादे ने तो अपना निजी बियर बार ही बनवा लिया। वाह, कितने ठाठ है बंदे के। अब तो मैं सच में सर्वेंट क्वार्टर में ही रहूंगी। सुहाना का कहना है कि पियक्कड़ लोगों का कोई भरोसा नहीं। वो बड़बड़ाई। सर डेली पेशेंट नहीं है वैसे। रितेश उसके पास आकर बोला तो वह अचकचा गई। वो जोर से बोल रही थी, मैं तो बस, तो आप यहाँ से लेफ्ट जाइए, आपको ये जगह बता देंगे। अद्वैत एक सर्वेंट की तरफ इशारा करते हुए बोला तो अद्विका ने सिर झुका लिया। उसे लगा वो खुद उसे सेट करने आएगा। आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो। रितेश, मैं सावर लेकर 10 मिनट में आता हूँ, रेडी मिलना। जी सर। अद्वैत महेश काका को अपने साथ ले जाता हुआ एक नज़र अद्विका पर छोड़कर चल दिया। तब रितेश बोला, सर 3 दिन से ऑफिस नहीं गए क्या? हाँ, बहुत लॉस हुआ है, आज जाना ही होगा। मैं भी चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, शाम को मिलेंगे। वहीं अद्वैत अद्विका को देखते हुए ही महेश काका को सब समझा रहा था। काका, उसे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी साहब, बिल्कुल मतलब बिल्कुल, सांस लेने में भी नहीं। हाँ साहब। वो पूछिए, वो नरमी से बोला। वो कौन? उन्होंने सहमते हुए पूछ ही लिया। आज पहली दफा उन्हें आस्थाना मेंशन में अद्वैत के साथ किसी लड़की के कदम पड़ते देखे थे, वो भी उसकी मर्जी के मुताबिक। वो उसके बारे में जानने को बेताब थे। कौन का पता नहीं, पर बहुत जरूरी है वो। वो घड़ी पहनते हुए खोया हुआ सा बोला और राहत भरी सांस लेकर निकल गया, जैसे उसका कितना बड़ा काम हो गया हो। उसने उस कमरे में पहले से कैमरा ऑन करवा दिया था। वैसे उसके पूरे घर में कैमरे थे, पर उसने अद्विका को बताया नहीं था। उसके इरादे बिल्कुल गलत नहीं थे, वो बस उसे नज़र में रखना चाहता था। उसे हिलने डुलने या उठने में भी परेशानी आती तो वह ऑफिस में बैठा भी कॉल करके सबकी क्लास ले लेता। उसने नर्स को भी यही कहकर हायर किया था, पलक भी नहीं झपकनी चाहिए तुम्हारी। सर, जितना चाहे पैसा ले लेना, मगर मैडम को परेशानी होते ही तुम्हारी छुट्टी। अद्वैत का रौब ही अलग था और अद्विका मिडिल क्लास लड़की थी। वो तो ये सब देखकर पागल हो गई। फिर सर्वेंट ने उसकी खातिरदारी से सारे होश उड़ा डाले। उसे सांस लेने का भी मौका ना दिया। कभी सूप, कभी जूस, कभी कुछ। अब वो समझी कि वो उसे यहाँ क्यों लाना चाहता था।
खैर उसके लिए अभी यही सही था। उसे अपने फैसले पर अब अच्छा महसूस हुआ था। आखिर थक कर वो सो गई और देर शाम जगी। नई जगह, नया माहौल, शांति इतनी कि उसकी सांसों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। कोई शोरगुल वाला था ही नहीं इधर, और था भी तो वही एक तूफान था जो आता तो सबको अपनी चपेट में ले लेता और जाता तो सबको बिखेर कर चला जाता। इसका मतलब अद्वैत ऑफिस से अब तक लौटा नहीं था। वो उठी और फ्रेश होने चली गई। इतना हाई फाई बाथरूम उसने फिल्मों में ही देखे थे। जाने क्या करता होगा अद्वैत इतने पैसों का। घर के अंदर दाखिल हुई तो नर्स उसके पीछे पीछे चल दी। अद्वैता को अजीब लग रहा था, पर वो कुछ ना बोली और चुपचाप चलने लगी। भीतर आकर देखा तो किचन में आहट हो रही थी। कुछ स्पेशल बनना था। अद्वैत सर ने फोन करके फरमाया था। वो सबको देख रही थी। सब कितनी तन्मयता से अपना काम कर रहे थे। ग्लव्स पहने और कुकिंग कैप पहने सैफ उसके लिए सब देखने लायक था। उसे देखते ही सब रुक गए। मैडम, आप यहाँ? महेश काका ने देखते ही कहा, कुछ चाहिए था? नहीं, मैं यूं ही आ गई। बहुत आराम कर लिया तो अब जरा सोचा बाहर निकल जाऊं। रजनी बेटा, मैडम को बाहर ले जाओ। जी। एक उसकी हम उम्र लड़की उसके सामने खड़ी थी, जो उसे घर दिखाने के बहाने बाहर ले आई। उसने सुबह के बाद से पहली फीमेल सर्वेंट देखी थी। तुम? मैं रजनी। महेश मेरे बाबा है। ओह, तुम्हें सुबह नहीं देखा था। उसे उस पर शक हुआ। हाँ, मुझे अभी से रखा गया है। आप ही हैं क्या अदिका मैडम? जी, पर रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे पर, वो उसे रोकती हुई कहने लगी, पर वो चली गई थी। अद्विका सोचती ही रह गई। यह अद्वैत का कौन सा स्वरूप है जिसमें वो किसी की इतनी फिक्र करता है कि उसकी निजता का ख्याल रखते हुए उसने पूरे मेल स्टाफ में एक फीमेल स्टाफ उसी के लिए बुलाया, यह जानते हुए कि उसे खुद लड़कियों से कितनी चिढ़ है। भगवान ही जाने क्या है ये बंदा। वो सिर पकड़े बैठ गई। तभी अद्वैत का आना हुआ। क्या हुआ तुम्हें? नर्स? जी सर। यू? अरे रुकिए, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत भी नहीं है। अद्विका चिढ़ चुकी थी। और नहीं तो क्या, रितेश बगल में खड़ा बोला। अद्वैत ने उसे घूरा। मैं यूं ही नहीं बैठ सकती क्या? आप भी ना। थोड़ी डेली सोप कम देखा कीजिए। वो बेफिक्री से बोलती हुई चली गई और बाकी सब उसे देखने लगे। वो पहली थी जो अद्वैत के सामने बोल सकती थी और बेधड़क बोल सकती थी। आप सब काम कीजिए अपना। वो झेपता हुआ चला गया। डिनर के वक्त एक कुर्सी पर बैठी वो सबको देख रही थी और सब उसे, जैसे वह किसी अन्य ग्रह से आई हो। उसके सामने तीसरी बार सूप का कटोरा रखा गया। अद्वैत अपने टेबल मैनर्स को ध्यान में रखते हुए खाना खाने लगा और उसे भी शुरू करने का आदेश दिया। मिस्टर अस्थाना, मैं कोई मरीज नहीं हूँ। मुझे पूरे दिन से ऐसा खाना क्यों दिया जा रहा है? वो बोली। क्योंकि तुम बीमार हो। हाँ, मगर मैं खा पी सकती हूँ। प्लीज मुझे कुछ ढंग का दे दीजिए काका। जी मैडम, क्या खाएंगी आप? आप इनके लिए? अद्वैत आर्डर देने ही वाला था कि वो बीच में बोली। नहीं, कुछ खास नहीं, जिससे पेट भर सके वही। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसका खाना आने में देर लग रही थी तो अद्वैत भी उसे कंपनी देने के लिए रुक गया, बिना इसकी परवाह करते हुए कि वो ठंडा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता। अद्वैता ने झांककर उसकी प्लेट में देखा। सैलड और कुछ सूप जैसा ही था। आप यह सब क्यों? मैं डिनर में लाइट ही लेता हूँ, वो बेफिक्री से बोला। उफ, इतने नियम कानून। वो हैरान थी। हाँ, रूल्स तब तक जब तक हम उन्हें माने, वो संजीदगी से बोला। जी नहीं, रूल्स हमारे लिए हों वही काफी। रूल्स फॉलो करते करते हम खुद ही रूल्स बन जाए तो जीना दुश्वार हो जाएगा। वो जरा तेज बोली। तुम? तब तक उसका मन पसंदीदा खाना सब्जी रोटी आ चुका था, जिन्हें वो बिना टेबल मैनर्स को याद रखे कुर्सी पर पैर ऊपर करके बैठती हुई चाव से खाने लगी। और अदर जो अब तक उसके इंतजार में था, बेचारा देखता रह गया। वो कुछ सोचते हुए वही ठंडा सूप पी गया। महेश काका उसकी इस बदली हरकत को देखकर मुस्कुरा दिए। बिना किसी का ख्याल किए अद्विका आराम से खाई जा रही थी और अद्वैत के साथ बाकी सब उसे देख रहे थे। अद्वैत के लिए यह सब अजीब था, क्योंकि वो बिल्कुल सलीके से रहने वाला और अद्विका तो उस शब्द से भी वाकिफ नहीं थी। बस मस्त मौला,
पेट भर के खाने के बाद ही उसने गर्दन उठाई तो देखा सब उसे ही देख रहे थे। सबको हो क्या जाता है? मैं कोई एलियन हूँ क्या जो ऐसे देखते हैं आप सब? नॉर्मल रहिए आप सब भी, वो बोली और उठने लगी। तभी चेयर में उसका पैर अटक गया। वो गिरी जाती अगर अद्वैत उसे न थामता। बी केयरफुल, उसने उसे कंधे से पकड़ते हुए सही से खड़ा किया। उसकी पकड़ मजबूत थी। राधिका को उसकी यह आदत अलग ही एहसास में पहुंचा देती थी। थैंक यू, वो संभलती हुई जा ही रही थी कि अचानक रुककर बोली, आप? तभी अद्वैत के इशारे भर से सब गायब हो गए थे। वो खुद उससे कुछ देर बात करना चाहता था। आपको कुछ कहना था? हाँ, वो इसी इंतजार में था कि वो कुछ तो कहे। थैंक यू। वो किस लिए? रजनी को यहाँ बुलाने के लिए। वो नजरें चुराने लगा। हाँ बताइए। कुछ नहीं, मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हैं आप? पता नहीं, मगर जितना किया है उसके लिए थैंक यू। और मुझे सेफ फील हो इसलिए किया है ना? सच में क्या है आप? मैं आपको समझ ही नहीं पा रही। वो हाथ बांधे उसे देखती रही और कुछ पल के लिए अद्वैत भी। फिर नजर हटाकर बोला, मुझे समझ पाओ इतनी समझ होनी भी तो चाहिए। यह कहकर वो एहसान के तौर पर नाम का ही हंसा था और अद्विका अवाक सी उसे देखती रह गई। उसे खुलकर मुस्कुराते देखना अब उसकी नई ख्वाहिश बन चुकी थी। जैसे, तुम्हें कोई परेशानी हो तो कभी भी कह देना। तुम्हारे रूम में एक लैंडलाइन फोन रखा हुआ है तो। वो कुछ और भी कहना चाहता था जैसे, पर फिर रुक गया और बिना उसे देखे रजनी को उसे ले जाने का कहकर जल्दी से ऊपर चल दिया। इधर अद्विका का भी मन मायूस हो गया, जैसे वो बस उसके आसपास रहे, उसके बगैर जाने क्यों, पर कुछ अजीब सा लगता था। वो भी उसे जाते हुए देखती रही। रूम में दाखिल होती हुई वह कुछ सोचती हुई आईने के सामने बैठकर उलझे बालों को सुलझाने लगी। वो चेंज करने के ख्याल से बाथरूम में चली गई। ये सारी गतिविधि अद्वैत अपने टैब में देख रहा था। उसे अद्विका को देखना सुकून पहुंचा रहा था, पर दिल के किसी कोने में गिल्ट भर रहा था कि वो उसे चुपके चुपके कैसे देख सकता है। एक लड़की की निष्ठा का भी तो सवाल है। तभी दिल के मासूम कोने की आवाज आती है। वो फिर खुद को सही साबित करता हुआ टैब बंद करके कहता है, उसके चेंजिंग रूम में कैमरा थोड़ी लगवाया है, उसकी सेफ्टी के लिए ही तो। ओके फाइन, अब इतना भी ऑड है तो कल बता ही दूंगा उसे इस बारे में। कुछ सोचता हुआ उठा और ड्रॉर से सिगरेट का पैकेट निकालकर ऑफिस की फाइल्स में बिजी हो गया। मगर फिर भी रह रहकर उसे वही ख्याल आता। जब वो गाड़ी में बैठ रही थी तब उसके कंधे को पकड़कर बैठाना, जब वो लड़खड़ाकर गिरे तो उसे मजबूत हाथों से संभालना, ये सब उसके पसंदीदा काम बनने लगे थे जैसे। वो खुद को बिजी करना चाहता था, जिस वजह से एक दो क्लाइंट से कॉन्फ्रेंस कॉल भी करने लगा, पर फिर भी ध्यान उसी बंद पड़े टैब की तरफ ही जा रहा था। वो ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था, पर ज़्यादा देर नहीं कर सका और हार कर टैब खोलकर बैठ गया। उसके कमरे में हल्की रोशनी थी, मतलब वो सो चुकी थी। वो स्क्रीन पर हाथ बढ़ाता हुआ उसे देखने लगा। सिगरेट के गहरे कस के साथ वो अलग ही निगाहों से उसे देख रहा था। यह नज़र उसे और भी दिलकश बना रही थी। तभी उसे ख्याल आया, यह वही लड़की है जिससे मैं सख्त नफरत करता था, जिसे झेल पाना मेरे लिए नामुमकिन था। यह कभी आफत थी मेरे लिए। सुकून कब बनने लगी? यह लड़की ऑफिस से होती हुई घर तक आकर मेरे जहन में आ पहुंची है और फिर बस यह यहीं तक रहनी चाहिए। ज्यादा करीबियत ना इसके लिए ठीक है ना ही मेरे लिए। वो धुआं उड़ाता हुआ बोला और उसी स्थिति में लेट गया। उसे खुद अभी इन सब एहसासों को समझने में वक्त लगने वाला था। अनजान जगह पर अद्विका भी ज्यादा सो नहीं पाई थी, तो जल्दी उठकर लॉन में बैठ गई। खुले कंधे वाले कपड़े पहनना उसके लिए अजीब था, मगर चोट लगी होने के कारण अभी यही जरूरत भी थी, तो वह टी शर्ट पहने बैठी कुछ सोच रही थी। नवंबर की शुरुआती ठंड उसे सर्द महसूस करवा रही थी। तभी अदर जॉगिंग करता हुआ घर के अंदर दाखिल हो चुका था। ब्लैक कलर के सिंपल से ट्रैक सूट में भी कमाल लग रहा था। उसे पहली बार फॉर्मल्स के अलावा इसमें देखकर अद्विका उसमें खोसी गई थी और यह अद्वैत को जल्दी पता भी चल गया था। अपने पर जब उसकी नज़र महसूस हुई तब उसका रुख उसकी तरफ हुआ। हल्की सी धुंध में ढीली ढाली सी टी शर्ट
और बेतरतीब बालों की चोटी में अद्विका भी कहाँ कम लग रही थी। वो साधारण होकर भी असाधारण खूबसूरती वाली थी। न जाने क्यों पर अद्वैत भी उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। तभी एक सर्वेंट मखमली सा शॉल लेकर उनकी तरफ आया। अद्वैत ने दूर से ही उन्हें इशारा जो कर दिया था। उसके जाने के बाद धीमे से उसने अद्विका के कंधों पर साथ डाला था। अनजाने में उसकी उंगलियों की सर्द छुअन से वो यथार्थ में लौटी थी। अद्वैत को अपने इतने नजदीक पाकर वो बेचैन थी, पर जाहिर न होने दिया। वहीं अद्वैत उसे अच्छे से कवर करता हुआ उसके पास ही बैठ गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम यूं ही ठंड शुरू हो चुकी है, कपड़ों का ख्याल रखो, नहीं तो बीमार पड़ सकती हो। उसके हर लफ्ज में उसके लिए फिक्र सी घुलती जा रही थी। वो मुझे नींद नहीं आ रही थी तो। यू ओके? हाँ, बस नई जगह, नया माहौल। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कह सकती हो। उसकी ज़रूरत कहाँ है? मेरे बोलने से पहले सब किया जा रहा है। वो हल्की सी मुस्कुराई। अद्वैत कुछ न बोला। यह नॉर्मल बातचीत उनके लिए बहुत मुश्किल थी, वरना नोक-झोंक वाले वक्त तो दोनों के दोनों ही एक दूसरे से आगे थे। मैं ऑफिस वाला वर्क कब से कर सकती हूँ? वो बोली। अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे है। नहीं है। तुम पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं खुद बता दूंगा। वो ऑर्डर सुनाता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। पीछे वो देखती रह गई। पल भर में कैसे बदल जाता है ये, और इसके रंग। वो भी उसका दिया शॉल संभालती हुई अंदर चली गई। ब्रेकफास्ट के बाद वो दोबारा कमरे में लौट आई थी। तभी कुछ देर बाद उसे अद्वैत की आवाज़ सुनाई दी। वो झट से उठ बैठी। बी कंफर्टेबल। वो दूर खड़ा बोला। आप? ये इतना सब? वो अद्वैत के पीछे खड़े सर्वेंट के हाथों में ढेर सारे कपड़े देखकर हैरानी में थी। हाँ, तुम्हारे लिए। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। है? तुम आई थिंक हॉस्टल से कुछ नहीं लाई। वो उसकी उसी टी शर्ट की तरफ इशारा कर रहा था जो वह हॉस्पिटल से पहनकर आई थी। इस पर वो झेप गई। हे, नो, मेरा वो मतलब नहीं। बस तुम्हारे लिए। उसने खुद को करेक्ट किया। थैंक यू, बट मैंने रितेश सर को बोल दिया है, वो आज हॉस्टल से मेरा सामान ले आएंगे। उसे बुरा लग गया था। हाँ, पर तब तक के लिए। वो भी जिद्दी था। पर हर बात में जिद करना अच्छी बात है। हाँ, ये आप कह रहे हैं? वो झगड़ने के लिए जैसे तैयार ही रहते थे। ओके, इन्हें रख लो। इट्स ए रिक्वेस्ट। अब की बार वो झुक गया था। अच्छा, अब आप इतना कह ही रहे हैं तो। वो भी भाव खाने के बाद मानी थी। अच्छा लिसन। वो जाते हुए रुका। तुम्हें कुछ बताना था। हाँ, बोलिए। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। उसे ऑफिस के लिए निकलना था। वो बिना बात किए ही निकल गया। आई हैव टू गो। टॉक टू यू लेटर। वो उसे देखता हुआ चला गया और अद्विका कुछ न कर सकी। सर्वेंट द्वारा कपड़े सेट करके जाने के बाद अब उसने देखा उसके वार्डरोब में अलग अलग तरह के कपड़े थे, जिन्हें देखकर पता चलता था कि वो खास उसी के लिए मंगवाए गए हैं। उसे अब अद्वैत की खूबियां रास आने लगी थी। कितना बदल गया था वो, कितनी केयर करता था उसकी सहूलियत का ख्याल रखते हुए कितने डिसेंट कपड़े मंगवाए हैं उसने। वरना उसे तो लगा था कि जाने कैसी पसंद होगी इसकी और कैसे कैसे कपड़े लाया होगा। उसने एक बार फिर उसका दिल जीत लिया था। उन्हीं कपड़ों में से लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस निकालकर वो नहाने चली गई। उसकी चोट भरने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस वजह से उसे हेल्प के लिए नर्स का सहारा लेना होता था। यह रहमत भी अद्वैत के कारण ही हुई थी, वरना वो अकेले कैसे कर पाती कुछ भी। सुहाना होती तो बात कुछ और थी। सुहाना? अचानक उसकी याद आते ही तैयार होकर वो लैंडलाइन से उसे फोन करने लगी, मगर उसने जवाब नहीं दिया। शायद बिजी होगी, देख लेगी तो जरूर करेगी। यह सोचकर वो वापस अस्थाना मेंशन चली गई। अद्वैत ऑफिस जा चुका था। अब वो आराम से उसका घर देख सकती थी। यह सोचकर वो सीढ़ियां चढ़ने ही वाली थी कि महेश काका ने उसे टोका। मैडम आप? मैं मिस्टर अस्थाना का घर ही देख रही थी। मैं दिखाता हूँ, चलिए। मुझे साहब के कमरे की सफाई भी करनी है। वो उसके साथ हो लिया। उसके पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था। वो उनके पीछे चल दी। बड़े से घर में कितने सारे कमरे, और वो भी खाली। कोई अपना नहीं है क्या मिस्टर अस्थाना का? और अगर नहीं है
तो इतने सारे कमरों की क्या जरूरत है? आखिर घर है, कोई होटल थोड़ी। अमीर लोग और अमीरों के शौक, अद्विका सोच में थी। यह अद्वैत सर का रूम? महेश काका ने जैसे ही कहा, अद्विका की दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। ऐसा होता ही है, जिसके बारे में दिल अलग ही राग अलापने, अलग धुन पर सवार कुछ और ही सोचने लगे। फिर उसके रहन सहन को, उसके रहने की जगह को देखने के लिए दिल बेताब हो ही जाता है। वो क्या करता है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, बस इसे फिर सब जानना होता है। कदम रखते वक्त अद्विका को यूं एहसास हुआ जैसे उसकी इस कमरे में आने की काफी वक्त पुरानी इच्छा आज जाके पूरी हुई हो। वो धड़कते दिल के साथ प्रवेश करती है। ये क्या? उसकी उम्मीद के उलट था ये कमरा। गहरा अंधेरा, ग्रे शेड की हल्की सी वॉल पेंटिंग, सफेद पर्दे, छोटा मगर आलीशान बेड, साइड में कोने में उसकी छोटी सी स्टडी और टेबल पर पड़ा हल्की रोशनी वाला नाइट लैम्प। पास ही के किनारे कुछ डंबल्स रखे पड़े थे। ओह नो! ये क्या, इतना सिंपल रूम? मुझे लगा इतना बड़ा रईस ज्यादा है। घर ही इतना शानदार है तो कमरा तो जाने कितना ही आलीशान होगा, कितना कुछ देखने लायक होगा। मगर ये क्या? इससे कहीं अच्छा तो मेरा हॉस्टल वाला कमरा था। वो कमरे की एक एक चीज को देखती हुई बोली। साहब को दिखावा और दिखावे की चीजें ज्यादा पसंद नहीं है। वो लापरवाही से बोले। मतलब? मतलब वो अपने घर पर या खुद के पहनावे पर जितना भी खर्च कर लें, बस रहने का ठिकाना साधारण ही पसंद करते हैं। ये उनकी सोच है। वो सफाई करते हुए बोले। हाँ, साधारण के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना। यहाँ है ही क्या? वो चारों ओर देखकर बोली। वो तो वही जाने, पर उन्हें पसंद नहीं कि कोई उनके निजी कमरे में आए। वो आखिर में अपनी बात कह ही गए। सॉरी काका, पर मुझे ना उन्हें जानने की बड़ी दिलचस्पी हो रही है। वो खुद को आरामदायक स्थिति में लाती हुई पैर फैलाकर वहीं बेड पर पसर गई। काका उसे देखते रह गए। वाकई कुछ तो थी वो अद्वैत की, वरना इतनी हिम्मत आज तक किसकी हुई थी? मतलब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं, सब। वो उत्सुकता से बोली। वो तो साहब खुद नहीं जानते। अच्छा, आप कब से उनके साथ? बहुत वक्त से, पर तब ज़्यादा जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी अपनों की, उनके साथ की। वो संजीदगी से बोली। मतलब? वो सीधी बैठकर बोली। मतलब कुछ नहीं, अब हमें चलना चाहिए। काका प्लीज, सर के बारे में कुछ बताइए ना, मुझे जानना है। मैडम, उन्होंने शक्की निगाह से देखकर पूछा। मतलब उन्हें समझना है। अब की बार वो संभली। एक सवाल पूछे? हाँ। आप कौन है उनकी? उन्होंने जल्दीबाजी में पूछ ही लिया। पता नहीं। अद्विका भी जवाब नहीं ढूंढ पा रही थी। गलत मत समझना, मगर उन्हें जानना है तो उनके कुछ बन जाइए। वो खुद खुली किताब की तरह आपके सामने होंगे। वो आखिरी बात कहकर जा चुके थे। उन्हें हक नहीं था, पर फिर भी इतना बोल चुके थे क्योंकि जो वो दोनों ही नहीं जानते थे, शायद वो जान गए थे। अब ये वो दोनों भी जान लें, इसी कोशिश में ये कहना जरूरी था, ताकि वो कुछ तो सोचे इस बारे में। उनके जाते अद्विका सोच में पड़ गई कि क्या वो अद्वैत के लिए कोई मायने रखती है, क्या वो सच में उस पर असर करने लगी है। काका भी इसी तरह के सवाल पूछ रहे थे, जैसे उन्हें वो जवाब नहीं मिला जो वे सुनना चाहते थे। वैसे वो थी ही क्या अद्वैत की, मगर जो भी थी वो जगह बहुत विचार करने वाली थी। नहीं तो कोई नहीं था जो उसके कमरे में तो दूर, घर तक भी आया था। वो जब लेटी थी तो उसे वही खुशबू महसूस हुई जो अद्वैत की मौजूदगी से आती थी। यह अद्वैत की खुशबू थी। उसका बिस्तर उसकी खुशबू में लिपटा था। उसका जिक्र आते ही उसका रोबीला चेहरा उसकी आंखों के सामने दस्तक दे जाता। वो बहक न जाए, इस ख्याल से वो उठी और उसका वार्डरोब देखने लगी। वो हैरान थी। कपड़ों के मामले में दुनिया भर का कलेक्शन था उसके पास। ऐसा कोई शेड न था जिस रंग का उसके पास फॉर्मल सूट न था। महंगे ब्रांडेड कपड़ों को वो कभी छूकर देखती तो कभी महसूस करके। उसमें उसके महंगे परफ्यूम की गहरी खुशबू समाई हुई थी, जो अद्विका के पसंदीदा बनने लगे थे। तलाश तब रुकी जब उस कोट पर हाथ पहुंचा जो अद्वैत ने उसे पहनाया था, ऑफिस में समीर वाले इंसिडेंट के बाद। उफ, वो पागल हो गई थी क्या? वो जल्दी से सब लॉक करके बाहर आना चाहती थी कि स्टडी टेबल से जा टकराई, और टकराने के साथ ही सिगरेट के पैकेट निकल आए।
उसकी आंखें फैल चुकी थीं। अद्वैत सिगरेट भी पीता था। शराब का तो उसके पास पर्सनल बार था ही, और अब ये न जाने क्यों उसे जानकर अच्छा न लगा। उसने कुछ सोचते हुए वो सब उठा लिए और चली गई। शाम को वो बाहर नहीं निकली थी। उसकी जिद थी कि अद्वैत खुद उसे बुलाने आए। इसी सोच में उसकी आंख लग गई थी। अद्वैत भी उसे देखना चाहता था, तो उसे बुलाने के लिए क्वार्टर की तरफ बढ़ गया। उसे वहां पाकर सब एक एक करके निकल गए। वो नॉक करता मगर दरवाजा खुला ही पड़ा था, तो वह चला गया। उसे वो सामने ही लेटी हुई मिली, बेतरतीब तरीके से सोई हुई। वो मासूमियत की हदों को छू रही थी। नींद में उसकी ड्रेस पैरों से कुछ खिसक चुकी थी, जिन्हें सही करने के लिए उसके हाथ बढ़े, पर फिर कुछ सोचकर रुक गए। हाँ, वो गला साफ करने का नाटक कर रहा था। तभी उसकी नींद खुल गई। आप जल्दीबाजी में उठने से उसकी पट्टी उखड़ चुकी थी। आह! दर्द के मारे उसकी आह निकल गई थी और वो दूर खड़ा बेचैन हो गया और झटके से पास आ गया। तुम ठीक हो? क्या करती रहती हो? आह! उसे सच में तेज दर्द हुआ था। अद्विका वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। वो पट्टी निकल गई। आई थिंक वो रुआंसी होकर बोली। व्हाट? वो सकते में आ गया। नर्स? वो उठने ही वाला था कि उसने उसका हाथ पकड़ लिया। सर? उसकी आंख भीग चुकी थी। अरे तुम? अच्छा रुको। सिस्टर? अद्वैत तेज आवाज में बोला। तब एक सर्वेंट भागकर आया। वो सर, वो नर्स को कोई इमरजेंसी थी तो वो। ओके गो। अद्वैत ने उसे भेज दिया और अब अद्विका की तरफ रुख किया। वो रो रही थी। तुम प्लीज रोना बंद करो, वो थोड़ा तेज बोला। उसे रोने से चिढ़ थी। कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर अस्थाना? पर वो अपने में अब भी थी। अच्छा, आई एम सॉरी। अद्वैत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो उसे सॉरी कहता हुआ वहीं पास के ही ड्रॉर में फर्स्ट एड बॉक्स खोजने लगा। डैम, फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ गया? रवि? जी सर। फर्स्ट एड किट चाहिए मुझे 1 मिनट में। जी। वो गया और सच में 1 मिनट के भीतर किट लेकर उसके सामने आ गया। यू मे गो। उसके जाते उसने रूम बंद कर लिया। अद्विका घबराहट के मारे बैठ गई। सर, तुम्हारी नर्स का कुछ पता नहीं, मुझे ही ड्रेसिंग करनी होगी, वो बॉक्स खोलते हुए बोला। पर आप? हाँ मैं। लुक एट योर शोल्डर। खून बह रहा है। अद्विका ने देखा तो आंखें ही मूंद ली। अद्वैत जल्दी से उसके पास बैठ गया और हाथ से उसका चेहरा ऊपर करके बोला। डोंट क्राई, जस्ट लुक एट मी। अद्विका उसकी कंजी आंखों में खोसी गई। एक फिक्र सी दिखी थी उसमें उसे। अद्वैत ने शुरुआत करने से पहले इजाजत मांग ली। मैं आई? उसने सिर्फ गर्दन हिलाई। तुम्हारी स्लीव्स, आई मीन, बोलते हुए उसका गला सूख रहा था। रहने दीजिए फिर तो। डोंट एक्ट लाइक दिस, लेट मी डू इट, कहकर उसने टी शर्ट की एक बाजू किनारे कर दी, जो कंधे से सरक कर नीचे खिसक गई। अद्विका में अब उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने दूसरी तरफ गर्दन मोड़ ली। अद्वैत बिना वक्त गंवाए उसकी ड्रेसिंग करने लगा। उसके जख्म को ठीक हुए कुछ ही वक्त हुआ था। ऐसे में उसका अचानक से हिलना डुलना उसे तकलीफ दे गया और घाव से खून रिसने लगा। चोट देखकर उसके हाथ एक बार के लिए रुक गए थे। फिर खुद को खड़ा करते हुए उसने एंटीसेप्टिक से क्लीन करना शुरू किया। चोट को छुअन मिलते ही अद्विका के हाथ खुद ब खुद ही अद्वैत के कंधों पर चले गए। उसकी हरकत पर अद्वैत एक पल रुका, फिर जल्द से जल्द पट्टी करने लगा। वो बीच बीच में उसकी तरफ देख रहा था। दर्द होने पर वो अपनी आंखों को और ज्यादा मीच लिया करती। अब की बार अद्वैत उसके करीब गया और हौले से फूंक मारकर उसे सुकून पहुंचाने की कोशिश करने लगा, मगर यह हरकतें अद्विका की सांसें रोकने जैसा काम कर रही थीं। उसने अपनी पकड़ उसके कंधों पर मजबूत की, जैसे कह रही हो कि इतना ठीक है। अद्वैत भी फटाफट पट्टी बांधकर चैन की सांस लेने लगा। जब फुर्सत में अद्विका के चेहरे की तरफ देखा तो दिल ही हार बैठा था। किसी मासूम बच्ची की तरह गालों पर आंसुओं के निशान लिए वो उसकी बाहों में दुबी हुई सी बैठी थी। उसकी मासूमियत देखकर अद्वैत अपलक उसे निहारता रह गया। हो गया। कुछ देर बाद दर्द का एहसास न होने पर आंखें खोलकर वो पूछने लगी। हाँ, कब का? उसकी आंखों में शरारत सी थी। आप? वो जैसे ही उसे देखती उसे महसूस होता कि वो अभी उसके कंधों को इस तरह दबाए हुए थी, जो देखना एम्बरेसिंग सा था। पर ऐसे में अद्वैत की इंटेंसिटी वाली नज़र उसे उसका दर्द महसूस करवाने वाली हालत में ही न था।
वो तो यह सोच रही थी कि हे भगवान, कितनी ही देर से मैं ऐसी पोजीशन में थी। वो झट से उससे दूर होने को ही तो अद्वैत ने एक हाथ उसकी कमर पर रखा और दूसरा उसके चोटिल कंधे पर और धीमे से उसे करीब कर लिया। मिस्टर, चुप। उसके होठों पर उंगली रखकर उसने उसकी ड्रेस को ठीक किया और उसे आराम से लेटा दिया। वो भी निढाल सी लेटी उसकी आंखों में देखती रह गई। इसके आगे कुछ कहे सुने बिना ही वो दरवाज़ा खोलता हुआ तेज कदमों से वो बाहर निकल गया। वो भी उसी तरह लेटी रही। उसे भी यथार्थ में आने के लिए वक्त चाहिए था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।